हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। चलिए स्टार्ट करें। ये आपका कब है इंटरव्यू? 23 को है। चलिए, तो सचिन जी आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैंने देखिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो नेचर है उसके बारे में हम बात कर लें। देखिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है और इसकी स्टडी काफ़ी लंबे समय से पहले स्टार्ट हो गई थी। और ये आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, उनके साथ तो जुड़ा ही है। लेकिन ये है कि वर्तमान में इन सिद्धांतों की कितनी उपयोगिता है या उनका उपयोग कितना है, इस बात पर निगे ज्यादा है। मतलब ये आपका सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष, इसका दोनों ही बराबर लगभग है। नहीं, करंट से जुड़ा हुआ ये विषय है। और इसमें आपकी जो अर्थव्यवस्था के सिद्धांत है जो सार्वभौमिक रहते हैं वो सभी जगह पर लागू होते हैं, उनके बारे में स्टडी हम करेंगे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय संदर्भ में भी बात की जाएगी अर्थव्यवस्था की, और फिर आपके एमपी स्तर पर भी यानी कि अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपका जो अर्थशास्त्र क्या है। यहीं से जैसे स्टार्ट होगा इंटरव्यू में कि अर्थशास्त्र क्या क्या है, और अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए, और अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है, और अर्थशास्त्र के अध्ययन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। इन सारी बातों की चर्चा होगी, ठीक है ना। तो ये प्रियंका उइके जी, प्रियंका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा और अपना इंट्रोडक्शन दें आकर के। ठीक, प्रियंका जी। जी बोलिए, प्रियंका जी बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रियंका जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। पंकज जी, पंकज जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। और जी, पंकज जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। ये थोड़ा सा अपना वॉइस थोड़ा सा कम आ रही है, कम आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है, आ रही है, बिल्कुल। सर, मेरा नाम पंकज कुमार पांडे है। मैं रीवा जिले का रहने वाला हूँ सर। मैंने अपनी विद्यालयी शिक्षा जिले के विभिन्न विद्यालयों से उत्तीर्ण की है। स्नातक के रूप में सर मैंने बीए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है। और स्नातक के रूप में सर मैंने एमए अर्थशास्त्र में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है।
तत्पश्चात सर मुझे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, जिसमें मेरा शोध का शीर्षक रहा है रीवा जिले में प्रमुख व्यावसायिक फसलों का उत्पादन एवं विपणन का विश्लेषणात्मक अध्ययन। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग अंतर्गत अभियोजन कार्यालय रीवा में पदस्थ होकर कार्यरत। ओके, चलिए अब विषय पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए अतुल जी भी आ गए। अतुल शुक्ला जी, शुक्ला जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन काशी विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने अपना क्वालिफाई किया और उसके बाद IIT रुड़की से PhD कर रहा हूँ। वेरी गुड। चलिए अब शुरुआत करते हैं, अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था क्या है ना? अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थशास्त्र क्या है? तो पहले तो अर्थशास्त्र की हम बात करें कि अर्थशास्त्र क्या है। पंकज जी बताइए जरा। अर्थशास्त्र मॉडल और थ्योरी का संकलन है सर, जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं से हमें निपटने में मदद करता है सर। जी चलिए, अर्थव्यवस्था क्या है अतुल जी बताइए। अर्थव्यवस्था जो है मानव जीवन के उन पहलुओं पर अध्ययन करती है जहाँ पे वो रिसोर्सेज और अनलिमिटेड बॉन्ड के बीच चॉइस की समस्या को फेस करता है। उसको सुलझाने के लिए अर्थव्यवस्था सारे चॉइस का अध्ययन करती है। सचिन जी आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी सर बताइए। सर जैसे अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा कहा गया है कि ये धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम धन से संबंधित समस्त सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जब सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सीमित संसाधनों का आवंटन कैसे असीमित इच्छाओं में करना है, इसका प्रयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थव्यवस्था में ये कह सकते हैं कि उत्पादन, वितरण और निकी उपभोग की जो प्रक्रिया है उससे निकी संचालित होने वाली व्यवस्था है निकी आपका अर्थव्यवस्था है ना? मतलब इसमें जो आर्थिक इकाइयां हैं आपका, मतलब उपभोक्ता है, उत्पादक है, सरकार है और यानी कि विदेशी क्षेत्र भी, इन सारी बातों को, इन संसाधनों को शामिल कर लिया जाए तो यानी कि आपका अर्थव्यवस्था हो जाएगा। चलिए अब कोई अर्थव्यवस्था की एक खास डेफिनेशन एडम स्मिथ की यदि किसी को याद हो तो बताइए। तो ये फादर ऑफ यानी कि इकोनॉमिक्स है, आपको भी मालूम है ना? तो पूछ सकते हो। एडम स्मिथ द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई थी, जिन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। जी, एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्त्र, भोजन, आवास जैसी की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करता है, उसके बारे में उन्होंने कहा था। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? सर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है जी। निजी अर्थव्यवस्था और विस्तृत अर्थव्यवस्था और एक सर मैं भी भूल जा रहा हूँ। चलिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू हैं। अगर हम इसमें सरकार की स्वामित्व के आधार पर देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसके अलावा समाजवादी। अगर हम व्यापार के आधार पर देखें तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को अलग अलग पहलुओं में बांटा है। जी अतुल जी कुछ कहना चाहते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 मेजर टाइप्स हैं। एक तो इलेक्ट्रिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कंपनी का रहता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट ओपन रहता है, प्राइवेट प्लेयर्स का ज्यादा डोमिनेंस रहता है। इकोनॉमी में दोनों का, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट प्लेयर्स।
अच्छा, इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आजादी के बाद हमने यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों अडॉप्ट किया था, क्या रीजन थे? सर इसके पीछे का मूल कारण ये था कि उस समय पूरा विश्व दो शक्तियों में बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका समर्थक देश थे जो पूंजीवाद की तरफ झुके हुए थे, एक तरफ ऐसा सोवियत संघ वाले देश थे जो समाजवाद की तरफ झुके हुए थे। हमने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए दोनों सिद्धांतों से जो सिद्धांत अच्छे लगे उनको अपनाया और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की। और इसका एक रीजन और ये भी था कि हमारे पास में जो संसाधन थे वो भी सीमित थे, तो पूंजी निवेश के लिए हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट यानी कि उसकी भी जरूरत थी, इसलिए हमने प्राइवेट भी रखा और हमारे जितने यानी कि सरकार के संसाधन थे उनको भी यानी कि रखा। तो इस टाइप से मिक्स यानी कि इकोनॉमी को हमने अपना लिया। ठीक है, चलिए अब यानी कि हम बात करते हैं कि इकोनॉमी के सेक्टर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अतुल जी बताइए, अतुल जी बताइए। इकोनॉमिक्स में जो है मेजर सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये तीन मेजर सेक्टर और एक और जोड़ा जाता है इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर। इसको यानी कि हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाएं तो यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर तो मेजर रहता है, इसके अलावा और भी इसमें होते हैं। अकेला यानी कि जी इसमें आपका जैसे फॉरेस्ट्री है ना, और आपका पशुपालन भी आ जाता है, मछली पालन भी आ जाता है, और भी यानी कि जो डायरेक्ट यानी कि हम ये कहते हैं कि जो जिनका हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी लेवल पर, वो सारे यानी कि आपका प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में वो होता है कि जिनका हम यानी कि कोई भी एक रॉ मटेरियल यूज करेंगे और उससे यानी कि फिर हम चीजों को बनाएंगे, यानी कि आपका औद्योगिक उत्पादन जिसको हम बोल सकते हैं, और आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी चीजें इसमें यानी कि सेकेंडरी में आ जाते हैं। और टर्सरी में आपका सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर में आपके मालूम है जैसे बैंकिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है ना, और आपका ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिज्म है, ये सारे यानी कि आपके टर्सरी में आ जाता है। चलिए, और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? सर इसके अलावा आधुनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो चतुर्थ और पंचम सेक्टर्स को भी इसमें जोड़ा गया है। चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र में चतुर्थ में जो है वो इसके आगे हैं, जैसे हम अच्छी जॉब्स की बात करते हैं उच्च स्तर की, जैसे प्रोफेसर हुए, और पंचम क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर जो बैठे हुए हैं उनको सब। ठीक है, मतलब लेकिन देखा जाए तो सारे वो हैं तो सर्विस सेक्टर ही। चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। प्रियंका जी आप बताएंगी? जी बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भाई उन्होंने कहा, उन्होंने आपसे टू द पॉइंट, सुनिए क्वेश्चन सुन लीजिए, सीधा सीधा डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 5 विशेषताएं बताइए। तो आपको एलोबरेट नहीं करना है, आपको 5 पॉइंट्स में उनको अपना सीधा सीधा उनके करेक्टर्स बता देनी है। बताइए। हाँ जी, और मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर। दो पर कैपिटल इनकम है यहाँ, और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। और पॉवर्टी है। ठीक है, पंकज जी, पांडे जी बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था सर पूर्ण रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था है और सर अभी वर्तमान में इसको विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है सर। वेरी गुड। और भारतीय अर्थव्यवस्था को सर गति प्रधान अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। साथ ही सर यहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु उनका दोहन अभी
इतनी भरपूर मात्रा में नहीं हो सका है। और सर यहाँ कृषि के क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो देश में है ना, उच्च जनसंख्या और श्रम बल का यानी कि काफी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है, और सर्विस सेक्टर यानी कि बढ़ रहा है ना, सर्विस सेक्टर का यानी कि जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है ज्यादा। ठीक है, चलिए और कुछ अतुल जी आप ऐड करेंगे इसमें? नहीं, भारत ये सारी विशेषताएं होंगी और भविष्य में जो विकसित भारत का गोल है, भारत उसमें भारत के कुछ लक्ष्य भी हैं जिसमें भारत चाहता है कि वो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तो चाइनीज का अल्टरनेटिव भारत में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्ट्रिब्यूशन 25% के लिए भारत, और जो सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रिब्यूशन मोर देन 50% है, लेकिन सर्विस सेक्टर उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता, और कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचंड बेरोजगारी है। रोजगार क्या करने के लिए हमें सेकेंडरी सेक्टर को और ज्यादा करना होगा और उससे कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा, ताकि इससे जॉब भी मिले हमें, और तो इससे जो है भारत आगे। वेरी गुड। चलिए जया जी, जया पांडे। ओके चलिए कोई बात नहीं, लेफ्ट कर गए हैं वो शायद मीटिंग को। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इकोनॉमी का कहाँ का यूज होता है, यानी कि आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कहाँ का यूज होता है ना। देखिए बेसिक क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है, फिर धीमे धीमे यानी कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो सीधा सीधा आपसे पूछेंगे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका कहाँ का यूज होता है, बताइए सचिन जी। सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लगभग ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो अर्थव्यवस्था से अछूता रहा। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं इकोनॉमी का महत्व, इसके अलावा कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बाजार पूरा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है हमारा। इसके अलावा कोई भी देश किस तरीके से विकास कर रहा है, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे क्षेत्र अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, और इनका जो समस्याएं हैं और उनका समाधान भी अर्थव्यवस्था में ही। देखिए ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का नहीं पूछा था, मैंने अर्थशास्त्र का पूछा था। आप समझ रहे ना कि पहले तो वही आपसे पूछेंगे अर्थशास्त्र और यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है ना। तो इसको हमें समझना होगा, हालांकि आंसर वही रहेगा लगभग, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। चलिए हम इसी को क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि यानी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, बताइए। बोलिए ठीक। इकोनॉमिक्स जो है वो बताता है कि प्रियंका जी पहले कैमरा ऑन कर लिया करें, है ना, कैमरा ऑन कर लिया करें, फिर आप करेंगे, बाद में ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जब आंसर देते हैं तो यानी कैमरा ऑन कर लिया करें। चलिए पंकज जी आप बताइए। इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। अर्थशास्त्र जो है सर हमें यह बताता है कि प्रकार से हम सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए अपने कल्याण को अधिकतम कर सकते हैं। इससे संबंधित सर मॉडल थ्योरी का संग्रह जो है तो अर्थशास्त्र में, और सर अर्थव्यवस्था होती है एक भौगोलिक या आर्थिक सीमा के अंतर्गत हम इन विभिन्न मॉडल थ्योरी का इस्तेमाल करके विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। सचिन जी आप बताइए। सर अर्थशास्त्र जो विषय है इसमें हम सर सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में हम इन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी राज्य विशेष में, किसी देश में। बिल्कुल, मतलब एक सीधी सीधी हम लाइन में बात करें तो अर्थशास्त्र यानी कि क्या है, विषय के रूप में एक सैद्धांतिक पक्ष है, और उसी सैद्धांतिक पक्ष को यानी कि जमीनी धरातल पर यानी कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो अर्थतंत्र होता है उसको पहुंचाने का जो कार्य करता है वो यानी कि आपका अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जैसे आपका राजनीति विज्ञान और राजनीति है ना, राज व्यवस्था, इसी टाइप से यानी कि आपका
अर्थशास्त्र और यानी कि अर्थव्यवस्था, मतलब एक सैद्धांतिक पक्ष के रूप में यानी कि वो विषय है, और ये आपका यानी कि व्यवहारिक पक्ष में एक तंत्र है, एक सिस्टम है। चलिए विपिन जी, चलिए मैं पहले सुनिए, मैं इसमें पहले मैं क्वेश्चन पूछा करूंगा, सभी लोग अलर्ट रहेंगे क्वेश्चन के लिए, फिर मैं पूछूंगा आंसर करना किसको है ना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज क्या कुछ लोग यानी कि क्वेश्चन को सीरियस तरीके से नहीं लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? बताइए विपिन जी, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? जो इकोनॉमिक्स है सर, उसका सर जैसे पूंजियों के निर्धारण में या संदर्भ में सर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब व्यक्ति और वस्तु और सेवा सभी चीजों का जो निर्धारण के माध्यम से वस्तु का मूल्य क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब अर्थशास्त्र का अतुल जी आप बताएंगे इसका आंसर? आप एक बार फिर से रिपीट करिएगा, मैं सुन नहीं पाया था सवाल। तो भी मैंने कहा ना कि मैं क्वेश्चन बोलूंगा और यानी कि पब्लिकली सभी लोग सुनेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, है ना? वो नेटवर्क प्रॉब्लम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर बोलता हूँ। यानी कि आपका यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से जो जैसा कि हमारे सोसाइटी हमारे व्यवस्था में हमेशा से संसाधन मात्रा में पाए जाते हैं, पर उन सारे संसाधनों का अल्टरनेटिव है, और जो इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। तो अर्थशास्त्र मूल रूप से उन संसाधनों के द्वारा कैसे पूर्ण किया जा सके इसका जो है सोल्यूशन बताता है और इसका अध्ययन है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है? देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा नेचर चेंज होगा, थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, लगभग चीजें वही रहेंगी। चलिए बताइए। आप सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है ना, अभी मैं बोलूंगा। क्वेश्चन समझ लिए, क्या कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है? सचिन जी बताइए। सर अर्थशास्त्र हमें व्यवहारिक जीवन में इन चीजों का महत्व देखता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में कुशलतम संसाधनों का प्रयोग कर सके। सीमित हमारे पास संसाधन है तो उनका दोहन है या फिर हमें आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से करना है कि उसका कुशलतम प्रयोग किया जा सके, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। और कोई कुछ ऐड करना चाहता? जी जी जी। हम लोग इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करते हैं, हमें जैसे हम कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एक हमारा कंजप्शन है, वो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं जो हमारे पास जिस चीज का जिस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, उससे हमको यूटिलिटी प्रियंका जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चलिए पांडे जी आप बताइए। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ आप ठीक आ रही है, आप ठीक आ रही है। हाँ पांडे जी बताइए। अर्थशास्त्र का महत्व पूछा सर आपने ना? नहीं, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता। ये सर अर्थशास्त्र की व्यवहारिक जीवन में ऐसी उपयोगिता है सर कि समाज में दो वर्ग प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, एक वर्ग उत्पादक और दूसरा वर्ग उपभोक्ता। तो सर अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप से महत्व यही है कि दोनों वर्गों के कल्याण को अधिकतम किस प्रकार से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छे से सुनना।
विकास, मैं बताऊं? जी जी हाँ बताइए अतुल जी। हाँ, हमारी अगर उपयोग इसका देखें तो जैसे मैं छात्र के लिए अर्थशास्त्र कैसे उपयोग है, जैसे पूरा दिन अगर मुझे एक 24 घंटे का समय मिलता है, उसमें मुझे ज्यादातर पढ़ाई करनी है, तो सब हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमारे पढ़ाई करनी है, हमारे कुछ मतलब इसको कह दिया टाइम मैनेजमेंट। हाँ, ये यही आंसर मैं यही सुनना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट मेंशन पर यानी कि डायमेंशन पर इकोनॉमी का हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ये आंसर मैं सुनना चाह रहा था। अतुल जी आप वेरी गुड, बताइए आगे आगे कंटिन्यू करें। हाँ सर, टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं अर्निंग मेंबर हूँ, कोई अर्निंग मेंबर है, तो जो उसका जो है घर की तमाम जरूरतें हैं, ये सारी इनकम के द्वारा वो अपने खर्चों को किस तरह से तय करता है। जी, मतलब इसको मोटा मोटा बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, यानी कि आय और व्यय को यानी कि मैनेज करना। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये सारी जगहों पे इकोनॉमी का व्यवहारिक उपयोग। हाँ, इसके इसके अलावा यानी कि व्यवहारिक उपयोगिता में यह है कि हम कोई चीज मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पर यानी कि हमें उसका डिसीजन लेना होता है क्या कि हम इसको खरीदें या नहीं खरीदें, ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हमारे बजट में है कि नहीं है ना। ये यानी कि आपका प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि इकोनॉमी का यहाँ पर यूज। इसके अलावा आपका यानी कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, तो उनका हम सही तरीके से कैसे यूज करें, मतलब आपका यानी कि मिनिमम रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे होगी, है ना। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आपका विकासशील देशों के लिए अर्थशास्त्र का क्या महत्व है या अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है, समझ रहे ना, डेवलपिंग कंट्री के लिए, है ना। आपका विकासशील देशों के लिए अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। बताइए सचिन जी। सर क्वेश्चन में अर्थशास्त्र का महत्व या अर्थव्यवस्था क्या पूछा? अर्थव्यवस्था का ज्यादा मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर विकासशील जैसे भारत जैसे देशों में सबसे बड़ी समस्या विकासशील देशों के साथ जनसंख्या वृद्धि है। तो सबसे पहले हमारे साथ जनते से जनसंख्या को का कुशलतम प्रयोग कैसे करें, अर्थात जो कार्यशील जनसंख्या है उसके द्वारा हम अधिकतम उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, सबसे लोकप्रिय है। इसके अलावा हमें अपने संसाधनों का दोहन करना है, लेकिन हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दोहन करना है, जिससे हम विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ते हुए हम सतत विकास की ओर अग्रसर। ठीक है, पंकज जी कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर इसमें हम यही ऐड करना चाहेंगे सर कि वस्तुओं और सेवाओं की जो है तो उपलब्धता में वृद्धि करना और वस्तुओं और सेवाओं का वितरण सर समावेशी रूप से करना, और सर साथ ही जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए और आर्थिक संसाधनों को जो है तो उपयोग करना। चलिए अतुल जी आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ, जैसे विकास की सबसे मुख्य चुनौतियां क्या होती है कि वहाँ पे कैपिटल एक्युमुलेशन कम होता है, क्योंकि वहाँ पे सेविंग कम होता है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए सेविंग रेट है, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो है जो वहाँ की बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पाने के लिए हमें और हेल्थ सेक्टर में को सुधारने की जरूरत है, ताकि स्किल लेबर वहाँ पे पैदा हो सके। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब करें तो हम ये ध्यान में रखें आबादी ज्यादा है तो लेबर सेक्टर हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ताकि सरप्लस लेबर को अच्छी क्वालिटी की जॉब मिल सके। और चीजों ध्यान में रखता है कि जो भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, तो हम इन सारे डेवलपमेंटल गोल को पाने के दौरान ये ना वो एनवायरमेंटल डैमेज ना करें। और इसके अलावा यानी कि कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे आपका गरीबी है, बेरोजगारी है, तो गरीबी को खत्म करना है और यानी कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि हमें क्या जॉब क्रिएट करना है
है ना, और इसके लिए यानी कि हमारे पास में कैपिटल कम है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी यानी कि हमें अपनी तरफ यानी कि अट्रैक्ट करना होगा, ये यानी कि ठीक है, वेरी गुड। अब बात की जाए आपका कि मार्केट में यानी कि बाजार में अर्थव्यवस्था का क्या इंपॉर्टेंस होता है। श्याम जी सुन पा रहे हैं मुझे? श्याम अग्रवाल जी, यस सर। आप इसका आंसर करेंगे? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये था कि मार्केट के पर्पज से इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है। जरा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना श्याम जी? जी सर। बताइए। श्याम जी सुन पा रहे हैं? जी सर सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो बताइए। चलिए पांडे जी आप बताइए। सर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर, बाजार के विषय में सर बताना है। जी जी जी। अर्थशास्त्र में हम मुख्यतः सर बाजार पढ़ते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा सर एकाधिकार बाजार और तीसरा हो गया सर एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार सर व्यवहारिक जीवन में नहीं, थोड़ा सा हम आपको यहाँ रोकेंगे। आप बाजार के टाइप बता रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि मार्केट में इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ यानी कि मार्केट में इकोनॉमी लगती है, या कहाँ का यानी कि इकोनॉमिक्स का यूज होता है, यूं कह दिया जाए, बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी जी कीजिए। थैंक यू सर। तो पहला तो है, हम बोल सकते हैं कि प्राइस डिसाइडिंग जी, मार्केट फोर्सेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू हमारा प्राइस डिसाइड होता है। वेरी गुड वेरी गुड। उसी तरीके से हम ऑप्टिमल आउटपुट के लिए बोल सकते हैं कि फर्म या फिर जो इंडस्ट्री है वो किस लेवल पे आउटपुट करेगी, वेदर इट विल गो फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेदर इट विल गो फॉर द सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि कॉमर्स ने जो बोला था सेल्स मैक्सिमाइजेशन। उसी तरीके से हम अब एक और कह सकते हैं कि कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में भी मार्केट या फिर जो इंडस्ट्री है वो किस अपने प्राइस को डिसाइड करें जहाँ पे उनका कॉस्ट भी निकले और उनका प्रॉफिट भी हो। तो सर आई थिंक यहाँ पे हो सकता है। और सर सिमिलरली हम बोल सकते हैं एडवर्टाइजिंग इकोनॉमी और सब मार्केट को हम लिंक कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। चलिए, और कोई ऐड करेगा इसमें कुछ? सर मैं सर जो इकोनॉमिक्स की मेजर समस्या है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ये तीन मेजर समस्या है इकोनॉमिक्स। तो जो मार्केट इकोनॉमी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन मार्केट इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, मार्केट से अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, जो उस समय के जो एग्जिस्टिंग डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का प्रोडक्शन में उनका यूज होता है और उनका एक्सचेंज होता है, प्राइसेस का डिटरमिनेशन भी सही तरीके से डिटरमाइन होता है और देयर इज नो एनी लॉस। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस की बदौलत इनएफिशिएंट प्रोडक्शन में हो जाता है। मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या रिलेशन है ना। तो स्पेशली यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो सभी का इकोनॉमिक्स है, आपका कहीं ग्रेजुएशन में
दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट जो एक दूसरे से कहीं लिंक होते हैं तो उनके साथ में उनका रिलेशन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सोशियोलॉजी के साथ में क्या रिलेशन है? इकोनॉमिक्स का सोशियोलॉजी के साथ में क्या रिलेशन है? मयंक जी, मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? चलिए श्याम जी आप बताएंगे, श्याम अग्रवाल जी। जी सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन सुन लिया था, समझ लिया था आपने? हाँ सर, वो आपने पूछा था कि इकोनॉमिक्स का समाज के साथ क्या संबंध। जी। इकोनॉमिक्स जो होती है वो अर्थ से जुड़ी हुई होती है, धन से जुड़ी होती है। समाज का जो जीवन स्तर है कहीं ना कहीं धन से होता है, तो धन से ही केवल अवकाश का संबंध नहीं होता है, उत्पादन, वितरण, बहुत सारे। नहीं, आपने क्वेश्चन गलत सुन लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी क्या क्या रिलेशन है? इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का। जी जी। हाँ तो कोई बता रहा था उसमें जी। सोशियोलॉजी जो होती है, सोशियोलॉजी में व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति से समाज बनता है। तो यदि हम समाज की बात करें, समाज के जो लोग हैं और जब जो पूरा समाज है वहाँ पर अर्थ की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए जो अर्थशास्त्र का जो अध्ययन होता है वो सोशियोलॉजी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और कोई इसमें ऐड करेगा कुछ? हाँ, मैं जी जी जी। अगर हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट समाज और समाज का अध्ययन करता है, जिसमें कई सारी सामाजिक समस्याएं भी उनका भी अध्ययन करता है। और वहाँ पे लोगों की जो पहचान समाज में वजह से कौन लोग ज्यादा प्रिविलेज करते हैं, कौन ज्यादा ऑप्रेस्ड फील करते हैं। अगर इनको इकोनॉमिक लेंस से देखा जाए तो जिससे कास्ट के आधार पर कई लोग गरीबी फील करते हैं, इक्वलिटी फील करते हैं, जेंडर के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इकोनॉमिक देखिए, एक तो सामाजिक समस्याएं दूर करने में इकोनॉमिक्स मदद कर सकती है। सचिन जी आप बताएंगे कुछ? जी सर, अगर हम देखे जाए तो समाज की मूल समस्याओं पर चर्चा करें तो जैसे कि गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, इसके अलावा असमान आय का वितरण हुआ। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन करना होगा। अर्थशास्त्र हमें उन सिद्धांतों का अध्ययन कराता है जिस तरीके से गरीबी, बेरोजगारी और आय का असमान वितरण, समावेशी विकास किस तरीके से किया जाए, ये अध्ययन करता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपका इकोनॉमिक्स का और आपका यानी कि पर्यावरण का, यानी कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण का क्या रिलेशन है? मयंक जी सुन पा रहे हैं? ये मिक्स नॉलेज प्लेटफॉर्म कौन है? ये अपना आप कैमरा ऑन कर लें, थोड़ा सा है ना चर्चा की जाए आपसे। जी, आपका नाम क्या है भैया? जी, आपको पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम रामदास परिवार है। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गांव से मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिहार से शुरू हुई है और जब मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा बिहार से पूरी की है और बीएससी से किया है और पीजी में हमें इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र आपका नेटवर्क का इशू है।
आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर, कोई किसी होगा सर। चलिए बताइए आप, इकोनॉमिक्स और यानी कि आपका इन्वायरमेंट साइंस का क्या रिलेशन है? सर इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट साइंस से सर एक पॉइंट जो मैं याद कर पा रहा हूँ सर, रिलेशन है सर पर्यावरणीय सरकार। कहीं ना कहीं सर आर्थिक क्रियाएं सर ऐसी की जाए कि पर्यावरण जो है सर उसको नुकसान ना हो सर। चलिए आजकल जो एक बड़ा चर्चा का विषय है और सभी विषयों में जुड़ा हुआ है, वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी जुड़ा हुआ है, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा, है ना। और लगभग हर विषय में यानी कि इसको पढ़ाया जा रहा है और इस पर फोकस भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हुआ करती थी? प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की परिभाषा को सर धन से जोड़कर देखा जाता था सर। बहुमूल्य वस्तु में सर जैसे कि सर एक धातु सोना वगैरह इसमें का दलित किया जाता था सर। और कोई इसमें जोड़ेगा कुछ? यदि प्राचीन हमने देखा है वैदिक काल रहा हो या फिर हमारा मौर्य काल रहा हो, हिंदू आर्थिक सभ्यता में कोई भी स्थिति या कोई समय रहा हो, जो अर्थ है वो अर्थात से जुड़ा हुआ है, वो दूसरे जुड़ा हुआ है। और ये जो अर्थ का जो एक मुख्य बिंदु है, ये तीन जो अन्य बिंदु है उससे आपके घर में काम है और मोक्ष है, ये कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के ऊपर निर्भर है। और हम उसको देखते हैं, यदि हम कोटिल के लिए अर्थशास्त्र दिखाते हैं तो कोटिल ने उससे जहाँ से इसको जोड़ा है वही राजनीति नहीं, थोड़ा सा ठीक है, आप इन्हीं के एलोबरेट अच्छा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कंसाइज तरीके से आपसे आंसर की उम्मीद कर रहा हूँ। कौन थोड़ा कंसाइज कौन करेगा इसको? बताइए। प्राचीन भारत में देखें मनु बृहस्पति के समय से, तो उन्होंने अर्थशास्त्र को धन केंद्रित ना बताकर उन्होंने समाज से जुड़ा समाज का उद्धार बताया है अपनी परिभाषाओं में कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ धन से संबंधित ना होकर सामाजिक व्यवस्थाओं पर केंद्रित किया है। धीरे धीरे समय बदला और वैदिक काल, इसके बाद कौटिल्य तक यानी मौर्य काल में आए जब हम, तो इन्होंने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित बताया और इस समय पर पर्ण रूपी मुद्राएं चला करती थी। फिर धीरे धीरे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और धातु मुद्राओं का प्रचलन हुआ। तो धीरे धीरे सर अर्थशास्त्र जो है वो धन केंद्रित हो गया, जबकि प्राचीन भारत यानी मनु बृहस्पति के समय पर अर्थशास्त्र जो था वो समाज केंद्रित था। ठीक है, मतलब यूं कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन काल में धन और यानी कि संसाधनों के संग्रह, उत्पादन और प्रबंधन का विज्ञान यानी कि उस समय आपका अर्थशास्त्र कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से आपके आर्थिक गतिविधियों की क्या बात की गई है, बताइए। सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर मुख्य तौर से सर आर्थिक समृद्धि, धन के संचय और राज्य व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के संबंध में कुछ याद नहीं कर पा रहा, मैंने कल पढ़ा तो अभी मुझे पूछ रहा है। देखिए, मैं आपसे सभी से बोलूंगा कि आप अपना मनु, बृहस्पति, कौटिल्य और शुक्राचार्य, ये चारों यानी कि एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन काल के बहुत बड़े यानी कि आर्थिक विचारक हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। मतलब मॉडर्न थिंकर तो हैं ही और ये हमारे यानी कि
एंशिएंट थिंकर है, इकोनॉमिक थिंकर, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार बार इनके कहीं ना कहीं घूम फिर करके भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा हो रही है, हर विषय में हो रही है, इसीलिए इनको इनके आधार बना करके हमें पढ़ना। सर एक डाउट है जी, जो आंसर करते हैं अपन उसकी लेंथ किस हिसाब से रखी जाए सर, क्योंकि ये। बोलने को बहुत है बिल्कुल। और टाइम बहुत कम है सर। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, आपका जो क्वेश्चन का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, और आंसर जितना आपका परफेक्ट तरीके से उसकी फ्रेमिंग हो जाएगी उतना ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जब हमारी फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है तो फिर ये मतलब क्या होता है कि फिर हम आंसर को लंबा करते हैं, और फिर जो मेन पॉइंट होता है वो बहुत बाद में जाकर के आ पाता है। तो हमें आंसर की, जैसे क्वेश्चन होता है उसका थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का भी ले सकते हो। तो इतने टाइमिंग में आप एकदम से प्रॉपर फ्रेमिंग करना है, और वो एक्जैक्ट वर्ड उतने ही आपको बोलना है। बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इतना मतलब छोटा भी नहीं हो गया कि बात ही सारी नहीं आ पा रही। तो आप 3-4 सेंटेंस में अपनी बात को कहने की कोशिश करें, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। सर अभी सुनने में आया है वो मना भी कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लंबा हो रहा है। हाँ, नहीं, कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, कोई नहीं लंबा सुनना चाहता। भाई लंबा चल रहा है इसका मतलब है कि आप विषय को नहीं समझ पा रहे हैं, आप टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब टॉपिक को समझ लिया तो आप बिल्कुल उतना ही टू द पॉइंट आंसर करेंगे, या फिर क्या करेंगे, एक ही पॉइंट को लेकर के आप एलोबरेट करने लगेंगे, वो नहीं सुनना उनको। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 5 विशेषताएं बताएं, तो 5 पॉइंट बताएं, नहीं कि तो आपने एक पॉइंट लिया और उसी को आप डिटेल करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, वो नहीं सुनना चाह रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब जो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का जो है प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे, हमारे सोर्स कहते हैं प्राचीन भारत में इकोनॉमिक्स को जानने के, या इकोनॉमी के सोर्स कहते हैं। बताइए सचिन जी, आप बताइए। चलिए सर प्राचीन भारत में जैसे कि मनु की पुस्तक मनुस्मृति से अर्थशास्त्र की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद सबसे प्रमुख साधन तो वर्तमान समय में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक को मानते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन किस तरीके से चला करता था, उसमें अर्थशास्त्र की क्या भूमिका थी। ठीक है, देखिए बिल्कुल हमें इसके अलावा सर ठीक है, जी जी जी, प्राचीन भारत में इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यवस्थाएं मौर्य गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन ये चला करती थी, तो निश्चित तौर पर उनकी अर्थव्यवस्थाएं समृद्धशाली का कॉल कर रहे हैं बार बार। देखिए हम सबसे पहले वेदों की बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले नहीं कि हमारे जो आधार है वो क्या है, आपके वेद हैं। ठीक है, वेदों में क्या बात की गई है, वेदों में आपका यानी कि पशुपालन की बात है, कृषि की बात है ना, और यानी कि आपका जो बाद के जो वेद हैं उनमें यानी कि कर व्यवस्था का भी उल्लेख मिल जाता है। तो यहाँ से हो गया। फिर इसके बाद हमारे जो अगले जो वो है आधार है वो पुराण है। पुराणों में यानी कि हमारी व्यापारिक गतिविधियों और धन के महत्व का वर्णन मिल जाता है। इसके बाद हमारे जैन और बौद्ध ग्रंथ भी कहीं ना कहीं यानी कि हमारी आर्थिक क्रियाओं के बारे में कहते हैं, और वो आपके धन, व्यापार और सामाजिक कल्याण की बात यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, उनमें ये भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद फिर हमारी मनुस्मृति आती है ना, तो हम बाकायदा यानी कि कोट करते हुए सोर्स को बताएं ना। तो फिर उसके बाद आपकी मनुस्मृति आ जाती है। तो मनुस्मृति जो है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक नियम बताती है कि मेन हमारी जो व्यवस्था का आधार कौन है, मनुस्मृति है। मनु ने आपका यानी कि आर्थिक संसाधन किसके पास में कितने होंगे, क्या कार्य होगा, ये सारी बताएं। उसके बाद है कि जो एक प्रॉपर यानी कि इकोनॉमी का सही तरीके से आर्थिक चिंतन या विषय के रूप में आना स्टार्ट होता है, तो वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। ये प्राचीन काल में यानी कि वहां पर यानी कि
आपका शासन का और अर्थव्यवस्था का संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि राज्य की भूमिका भी तय होने लगती है। तो ये आपका यानी कि सोर्स है, और इन सोर्सेज में क्या क्या यानी कि प्रोविजन है या उनमें क्या उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, हम यानी कि उन विषयों को पहले ज्यादा टच कर रहे हैं जो बेसिक है, और इनको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा यानी कि निगलेक्ट करते रहते हैं। जो माइक्रो और मैक्रो का तो हम काफी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन वो उससे हटके इतर ज्यादा चीजें जानना चाह रहे हैं, कि उनको भी पता है कि स्टूडेंट ये पढ़ के आया है, तो वो कुछ ऐसी चीजें खरीदना शुरू करते हैं जो बहुत हल्की होती हैं, लेकिन हम वहां पर देखिए क्या होता है कि उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हमारे पास में शब्द नहीं हो पाते हैं, या हम आंसर को प्रॉपर फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र थे? भाई अभी तो हमारे 3 सेक्टर है ना, तो उस समय की यदि हम बात करें तो उस समय क्या सर्विस सेक्टर को किस तरीके से था, कृषि, व्यापार, क्या चीजें किस तरह से बताएं? ठीक, हाँ हाँ बोलिए। सिंधु सभ्यता से देखा जाए तो वहां पर सर प्राथमिक द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्रों का काम होता है। जैसे कि सर हमारा मेसोपोटामिया से व्यापार भी हो रहा था, तो वो आपका व्यापार क्षेत्र आ जाए। इसके अलावा कृषि कार्य तो प्रमुख था ही, और मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य का लेखन, ये सब सर सेवा क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, और कोई ऐड करेगा इसमें? तो जो कृषि सभ्यता थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा थी, और सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू भी एग्रीकल्चर से ही मिलता था। और दूसरा सबसे था व्यापार, व्यापार करके करता था। और जो इंडस्ट्री का जो नेचर था वो था फैमिली बेस्ड, जैसे एक पीढ़ी से बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादा था। और ये तीन चीजें थी, और एजुकेशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, प्राचीन भारत में धन का क्या महत्व था? प्राचीन भारत में धन का क्या महत्व था? चलिए समीक्षा जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? नहीं। श्याम जी आप बताएंगे, आंसर इसका देंगे, बताइए। देखते हैं कि 4 से यदि बात पालन कर रहा हूँ तो तरह से अपना हमेशा ही मेहनत रहा है। काफी समय उनके माने अलग से दो क्या इस तरह जो धन को प्राप्त करने के साधनों में प्रमुख हुआ करती थी, तो साथ में साधन है तो धन के प्रमुख लोगों के लिए वो क्या है। ठीक है, आफताब जी कुछ आप बताएंगे? आफत कुमार, भाई नाम कैसा है? आफत कुमार जी। जी सर, धन हमेशा से समाज का एक अभिन्न अंग रहा है। अगर हम बात जैसे आज के टाइम में भी देखें तो एक हम बोल सकते हैं कि सर टोटल स्टेटस का सिंबल था कि अगर आपके पास में ज्यादा धन है तो आप उतने ही ज्यादा उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं। और सर उसी के तरह धन हमारे उपभोग का भी एक संसाधन था। सर हमें अगर कोई भी वस्तु खरीदनी है, बेचनी है, या फिर हमें उसका कंजप्शन करना है तो तब भी रिक्वायरमेंट थी धन की। और सर अभी सर मैं इतना ही बात याद कर पा रहा हूँ।
देखिए, प्राचीन काल में धन जो था व्यक्तिगत और आपका सामाजिक कल्याण का साधन था। उसमें ये माना जाता था कि धन यानी कि बिल्कुल सही है, कौटिल्य ने भी कहा था कि अर्थ जो है सारी व्यवस्थाओं का आधार है। अर्थ मतलब धन, यानी कि बिना धन के यानी कि धर्म ही नहीं हो सकता है और यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने प्राचीन काल में ये माना जाता था कि जो धन है वो यानी कि एक पवित्र वस्तु है और यानी कि धन की प्राप्ति धर्म के माध्यम से होना चाहिए। मतलब उसके जो आपके धन प्राप्ति के जो साधन है वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए, यानी कि आपको गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। और यदि आपने मेहनत से धन कमाया है तो उसका जो व्यय है, खर्च है, वो भी आपको क्या करना चाहिए, अच्छे यानी कि समाज कल्याण के लिए आपको ये धन को खर्च करना चाहिए। इस तरीके से धन के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट, क्या प्राचीन भारत में धार्मिक समानता थी? क्या असमानता थी? प्राचीन भारत में आर्थिक असमानता थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? पांडे जी बताइए। तो वो किस प्रकार से थी, थोड़ा सा बताएं। एक तो में जो है और उनके नीचे होता और दूसरे जो आम जनता की सर वो अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले के समय में पहली बात तो जो अर्थ की जो समाज था उसमें अर्थ नहीं बल्कि धर्म की प्रधानता थी। अर्थ केवल साधन के रूप में लिया जाता था, न कि साध्य के रूप में। और अर्थ संग्रह कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं रहता था, बल्कि वो धर्म रक्षा के लिए अर्थ का उपयोग होता था। और उसमें त्याग का महत्व ज्यादा था, जैसे गीता निष्काम कर्म का योग, काम कर्म का फिलोसफी दी गई है। और धर्म को जो है त्याग, जो अर्थ को जो है त्याग पूर्वक बात की जाती है। तो जो उस समय सोसाइटल स्ट्रक्चर था तो राजा के पास था, लेकिन व्यापार गतिविधियों में पैसे ज्यादा, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी पास अगर मनी के रूप में लिया जाए तो मनी तो नहीं थी। जो पशुधन है, जो नाश का धन है, वो के पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि प्राचीन काल में श्रम का क्या महत्व था? इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का क्या महत्व था? श्याम अग्रवाल जी बताएंगे? बताइए। प्राचीन काल से ही श्रम का महत्व रहा है। समय कोई ऐसी तकनीक नहीं हो सकती जैसे आज वर्तमान समय में तकनीक। वो जो श्रम है प्राचीन काल के श्रम में और वर्तमान काल के श्रम में भी हम बात करें तो उस समय का जो श्रम था वो अनिश्चित श्रम था। और यदि जो कुछ स्थिर श्रम था भी तो जो गुरुकुल में जो पढ़े हुए होते थे या शिक्षा जो होती थी वो कम लोग हुआ करते थे। सचिन जी आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? सचिन जी जी सर। कुछ ऐड करेंगे क्या इसमें? जी सर, क्वेश्चन आप रिपीट कर देंगे? प्राचीन काल में श्रम का क्या महत्व था? सर हमने प्राचीन काल में श्रम की महत्व को देखें तो प्राचीन समय से वर्तमान समय तक ही हमारा भारत कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि में श्रम का अतुलनीय योगदान भी रहा है। तो अगर हम श्रम के महत्व को देखें तो कृषि प्रधान
जो डॉक्टर थे यानी जो द्वारा एक आपकी आवाज, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। पंकज जी आप बताएंगे। जी सर, उत्पादन के साधनों के रूप में सर, जी पंकज जी। उत्पादन के साधनों के रूप में सर, जो प्रमुख रूप से वर्तमान समय में भी सर दो साधन प्रयुक्त किए जाते हैं, पूंजी और श्रम। तो सर प्राचीन भारत में भी पूंजी का इतना उपयोग नहीं हो पाता था, श्रम ही उत्पादन का प्रमुख साधन था। ठीक है, सर मैं एक चीज वहाँ पे ऐड कर, हाँ जी ऐड कीजिए। प्राचीन भारत का पढ़ाने के काम से प्राप्त को दिया गया, जो व्यापार करने का काम है शुरू किया गया, और एग्रीकल्चर कम्युनिटी का विभाजन किया गया। और उसमें जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता था, जैसे आपका सड़क बनाना है, तालाब बनाना है, मंदिर बनाना है, तो ये सारा इनके श्रम के माध्यम से ही ज्यादा होता था। हाँ, ये परिवार आधारित जो अच्छा ये बताइए कि प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका होती थी। बताइए पंकज जी। प्राचीन भारत में सर महिलाओं की भूमिका, जी प्राचीन भारत में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, महिलाएं बहुत सारा वैसा कार्य नहीं करती थी घर से बाहर जाकर के। वो घर में ही विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प संबंधी कार्य किए जाते थे, उनमें हाथ बटा के अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान किया करती थी। साथ ही कृषि कार्य से संबंधित जो घरेलू कार्य, फसल घर में आ जाती थी, तो साफ करना, बीनना, छानना, इस प्रकार के कार्यों को महिलाएं किया करती थी। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करेगा इसमें। सर वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ प्राचीन में महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भूमिका को देखें तो वैदिक काल में अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में तो स्त्रियों को समाज में उचित स्थान था, तो वह विदुषियां हुआ करती थी, विदुषियां। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की भूमिका अपेक्षाकृत कम होती गई, जिसमें महिलाओं के हाथ में सिर्फ घरेलू संसाधन ही रहते, जिसके माध्यम से वो अर्थव्यवस्था में बहुत थोड़ा कम योगदान ही दे पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्राचीन भारत में उपभोग पर कोई नैतिक सीमाएं थी क्या? क्योंकि आज उपभोक्तावादी युग है, तो प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं था। तो यानी कि उपभोग पर कोई नैतिक यानी कि लिमिटेशन लगाए गए थे क्या? मोरल लिमिटेशन थे? बताइए। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में कुछ सीमाएं थी। राजतंत्र में राजा को यह सुनिश्चित करना होता था कि समुचित संसाधनों का वितरण कैसे किया। तो राजतंत्र में राजा या फिर राजा से संबंधित लोग तो उपभोग किया करते थे, लेकिन जो अल्प वर्ग था, निम्न वर्ग था, उसके लिए सीमाएं ज्यादा कर थी। जैसे गुप्त काल में देखा जाए तो जिस चरम सीमा पर था कि सीमाओं की बंदिशें बहुत ज्यादा होगी। देखिए इसमें जो आपके नैतिक बातें थी, तो उसमें एक तो बात की गई थी अपरिग्रह की। मतलब उसमें ये कहा गया था कि वस्तुओं का उतना ही संग्रह करें जितनी आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक यानी कि वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। आप संग्रह नहीं करेंगे तो और लोग उसका यूज करने का अवसर मिलेगा, यानी कि एक नैतिकता ये थी। दूसरा ये था कि आपको यानी कि संयम रखना चाहिए। संयम मतलब ये रखना चाहिए कि आपका उपभोग है उतना ही आप करें जितनी यानी कि आवश्यकता है।
यानी कि आवश्यकता से अधिक इन चीजों का उपभोग न करें। पहले तो संग्रह उतना ही करें लिमिटेशन में, फिर उसका यूज भी उतना ही करें जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए यानी कि उपभोग न करें, यानी कि दिखावा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि पर्यावरण संरक्षण की बात थी, यानी कि हम जितनी भी चीजें यूज करते थे उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता था कि प्रकृति के संसाधनों का संतुलित उपभोग किया जाए, बैलेंस रखा जाए। ऐसा नहीं कि सब हम प्रकृति के साथ में आज जो कर रहे हैं कि छिड़खान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, उसी का परिणाम है ये सारे नहीं कि हमारे जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वो, ठीक है। और एक चीज और जुड़ी हुई थी, सामाजिक समानता भी काफी हद तक रखने की कोशिश की गई थी। मतलब व्यक्तिगत उपभोग है वो समाज के हितों के विरुद्ध न हो, मतलब समाज जिस चीज की अनुमति देता है उसी के अनुसार यानी कि हम यानी कि खुद यानी कि चीजों का उपभोग करें। ऐसा नहीं कि अपने सिर्फ अपने निजी हितों के लिए हम चीजों को करें, यानी कि जो भी चीजें उपभोग कर रहे हैं तो उसमें सामाजिक कल्याण की भावना भी छिपी होनी चाहिए। तो ये यानी कि कुछ नैतिक नियम थे या नैतिक बातें थे। ठीक है, तो आज को हम यही कंप्लीट करते हैं और कल हमारे बीच में एक अर्थशास्त्र विषय के बड़े विशेषज्ञ हैं और एक कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल भी हैं वर्तमान में, वो सर भी जुड़ेंगे। तो आप लोग करेक्ट 7 बजे क्लास में कल जुड़ जाइएगा और यानी कि आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो या कोई? हाँ जी चर्चा। जी जी सर, मेरा जो एजुकेशन हुआ है ना वो इंग्लिश में हुआ है। और मैं रहने वाला मध्य प्रदेश से ही हूँ, पर मैं क्लास 6 से लेकर 12th तक दमोदर में था और फिर उसके बाद मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI भोपाल से मैंने अपना BA BEd कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैं BHU से मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। सर मैं ऐसे कंफर्ट हूँ कि बायलिंगुअल बोलने में, तो मुझे सर ये डाउट। हाँ बिल्कुल, आप बायलिंगुअल बोलिए, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको हिंदी में ही बोलना है या इंग्लिश में ही बोलना है। आप जैसे बोल रहे हैं ना, जैसे आप अभी बोल रहे हैं, है ना, इसी टाइप से आप यानी कि बायलिंगुअल जो भी टर्म्स है वो आप यानी कि अपने इंग्लिश में यूज करें। और सेंटेंस फॉर्मेशन है जैसे आप हिंदी में कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें कंफर्ट है आप, है ना, तो इसी तरीके से आप बोलिए। आप यानी कि अलग से वर्ड्स के जो सिलेक्शन पर यानी कि बहुत ज्यादा फोकस नहीं करें कि साहब मुझे हिंदी में ये बोलना है, मतलब पहले हम उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर यानी तो फिर हमारा फुल फोकस यानी कि उस पर हो जाएगा, तो हम यानी कि क्वेश्चन का आंसर फ्रेमिंग कर ही नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके। तो आप इसको लैंग्वेज को बैरियर मत बनाइएगा, है ना, किसी भी कंडीशन में। सर एक और क्वेश्चन था। जी जी बिल्कुल। सर मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे हुए थे जो अभी फिजिक्स के और सोशियोलॉजी के इंटरव्यू चल रहे हैं, जो वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पर। तो सर उसमें वो लोग जो इंटरव्यू है वो हमसे पूछ ले रहा है कि आप कौन सब्जेक्ट पढ़ कर आए हैं। सर क्या ये चांसेस है कि जो मास्टर्स में हमने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके जाएं? बिल्कुल, देखिए ये तो आपको यानी कि सीधा सीधा आपका ईयरली यदि सेशन था तो आपको यानी कि फर्स्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पेपर थे वो आपको बताना है और फाइनल ईयर में कौन से थे। यदि आपका सेमेस्टर वाइज है तो चारों सेमेस्टर के आपको पेपर के नाम याद होना चाहिए। ठीक है, फिर वो आपको यानी कि पूछते हैं कि आप यानी कि कौन सा अच्छी तरह से पढ़ के आए। ये आपको चांस मिल रहा है तो आप बोलिएगा कि मैं इसको वैसे तो मैंने कोशिश की है सारे कवर करने की, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से पढ़ पाया हूँ या मेरा इस पर अच्छा यानी कि समझ है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। रामनिवास जी जी हाँ, कुछ कोई देखिए डिमोटिवेट तो इसलिए हो रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। आप जैसे भी, इसीलिए मैं हर किसी को, आप देख रहे हैं मैं मौका दे रहा हूँ बोले, लेकिन आप बोलने की कोशिश करेंगे तभी वह बोल पाएंगे, है ना। और यदि बोलने से बचते रहेंगे तो फिर आप यानी कि वहां भी उस तरह से नहीं बोल पाएंगे। अपने लोगों के बीच में तो आप बोलने की कोशिश करें, है ना, वहां तो फिर यानी कि धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप बोलने लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो जी जी हाँ सचिन जी। बहुत अच्छा लगा आपने ऐसी बात करते हुए। एक बार और हुआ था लेकिन ज्यादा नहीं कर पाया, तो सर आप थोड़ा सा मुझे सुधार क्या करना है आपने सुना है मुझे बताएंगे सर? 1-2 पॉइंट तो प्लीज बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है
और आप यानी कि जो क्या होता है कि देखिए आंसर तो हर कोई करता है और अपनी समझ से ही करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आंसर करने से पहले क्वेश्चन के नेचर को समझें। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट होता है और कई बार ये होता है कि क्वेश्चन के पीछे यानी कि उनका मंतव्य क्या है, यानी कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्यों मतलब इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं। उस चीज को समझ करके यदि आपने आंसर किया तो बहुत यानी